हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 37 है वो एज यूजुअल होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर। बट आज की क्लास में बेटा हम अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बेटा केस 1 देख रहे थे और वहां पर हमने केस 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी करे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन करे और हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि केस 1 के क्वेश्चनों को एज पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे सॉल्व किया जाता है। बट नाउ आज की क्लास से हम अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस 2 को प्रोसीड करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन बेटा, अगर आपको अपने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है एज पर केस 2, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केस 2 लगता कहाँ पे है। तो देखो बेटा, केस 2 वहां लगेगा जहां पर मैं आपको नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं दूंगा। यानी जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। अभी तक क्या होता था बेटा, एज पर केस 1 जो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कर रहे थे, क्वेश्चन में हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती थी और नए पार्टनर के कैपिटल को बेस लेकर हम उसी का ही शेयर, नए पार्टनर का शेयर ही रेसिप्रोकल करते थे उसकी कैपिटल में और सीधा हम पूरे फर्म की नई कैपिटल निकाल लेते थे। तो बेटा देखो, नई कैपिटल निकालनी इसलिए भी जरूरी होती है पूरे फर्म की, क्योंकि उसी नई फर्म की कैपिटल को हम न्यू रेशो में बांटकर ओल्ड पार्टनर्स की नई कैपिटल निकालते हैं और ओल्ड पार्टनर्स की नई कैपिटल को उन्हीं की पुरानी कैपिटल से कंपेयर करके हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। तो इसलिए नई फर्म की कैपिटल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। तो केस 1 के अकॉर्डिंग तो बेटा हम नए पार्टनर की कैपिटल को ही बेस लेकर उसका शेयर रेसिप्रोकल कर देते थे और आसानी से नई फर्म की कैपिटल निकाल लेते थे। पर बेटा यहाँ पर ना थोड़ा टेढ़ा मामला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना नए फर्म की कैपिटल आपको नए पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर गिवन नहीं होगी। तो जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी तो आप कैसे फिर उसका शेयर रेसिप्रोकल करके नई फर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ना बेटा फिर हमें ओल्ड पार्टनर को बेस लेना पड़ता है और हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लेनी होती है। अब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कौन सी ले? एक कैपिटल तो बेटा जो हमें बैलेंस शीट में दी होती है, जो ओपनिंग कैपिटल बनती है, क्या हमें वो कैपिटल लेनी है या हमें एक ऐसी कैपिटल लेनी है जो पार्टनर्स कैपिटल में सारी चीजें एडलेस कर यानी सारी इनकम से ऐड करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस पार्टनर के लेस करने के बाद जो कैपिटल बचती है, जिसको हम क्लोजिंग यानी एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, कि वो लेनी है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हमें केस 2 के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को बेस लेना है और हमें ओल्ड पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल चाहिए? आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट यानी एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। अगर हम ओल्ड पार्टनर्स की, लाइक हमारे पास ए बी दो ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो हमें इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल लेनी है। ओके, और अब हम यहाँ से कैसे पूरे फर्म के कैपिटल निकाल सकते हैं? हमें इनकी कैपिटल्स को, ओल्ड पार्टनर की जो एडजस्टेड कैपिटल है उनको कंबाइन करना है यानी जोड़ देना है बेटा। जैसे ए और बी की अपनी अपनी एडजस्टेड कैपिटल आएगी तो उन्हें प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। और उसमें मल्टीप्लाई करना है नए पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल करके नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप नए पार्टनर की कैपिटल बेस नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओल्ड ही पार्टनर का शेयर। बट बेटा देखो, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो मान लो पूरी फर्म का शेयर कितना है? 1, लेट बी सपोज। तो आप ना अपने नए पार्टनर को, लेट बी सपोज सी नया पार्टनर आ रहा है, तो आप उसे 1/4 दे रहे हो। तो नई फर्म में ना जो ए और बी हैं उनका क्या शेयर 1 टाइम है? नहीं, अब उनका शेयर कम हो गया ना बेटा, 1 में से -1/4 है ना। आप नए पार्टनर को 1/4 शेयर दे रहे हो, पूरे फर्म का शेयर 1 है, तो 1 में से ना नए पार्टनर का शेयर हटा दीजिए। तो जो शेयर बचेगा, अगर आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो मैंने इसका शॉर्टकट भी, टोटका भी बताया था, आप तुरंत भी निकाल सकते हो अपना रिमेनिंग शेयर जो कि है 3/4। तो ये जो ए और बी के लिए अब नई फर्म में शेयर बचा ना, इसको बोला गया 3/4, दैट इज नोन एज रिमेनिंग शेयर। और इसी को ना हम कहते हैं कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म, कि जो ओल्ड पार्टनर्स है ना उनका कंबाइंड शेयर कितना है न्यू फर्म में। तो न्यू फर्म में ए और बी का शेयर कितना है? 3/4। तो हमें ना अब इसको रेसिप्रोकल करना है। अगर 3/4 आया है तो 4/3। ठीक है, अब हमें इसको रेसिप्रोकल करना है ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल के साथ। और जैसे ही हम करेंगे बेटा, हमारे पास आ जाएगी नई फर्म की कैपिटल, और जैसे ही नई फर्म की कैपिटल आएगी बेटा, तो फिर हम उसे नए रेशो में बांटकर नई कैपिटल निकाल लेंगे। फिर ओल्ड पार्टनर्स की नई कैपिटल को
उनकी पुरानी कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर करेंगे और चेकआउट करेंगे कौन पैसा लेकर आ रहा है या कौन पैसा लेकर जा रहा है, यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमें ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल लेनी है और मल्टीप्लाई करना है ओल्ड पार्टनर का रिमेनिंग शेयर। बट रिमेनिंग शेयर का क्या करना है, रेसिप्रोकल। अगर 3/4 आएगा रिमेनिंग शेयर तो 4/3 कर देना है, अगर 6/7 आएगा तो हमें 7/6 कर देना, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है रिमेनिंग शेयर का, ठीक है। तो कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म, मतलब कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका नई फर्म में शेयर कितना है, तो वो कितना है, रिमेनिंग। तो इतनी सी लाइन को ये रिमेनिंग शेयर भी बोल सकते थे, बट इन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दिया कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म। बोलो क्लियर हुआ। हमें इसका रेसिप्रोकल करना है और एडजस्टेड कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमें सीधा अपने बेटा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पता चल जाएगी। फिर बेटा हम उसे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में नई रेसों में बांट देंगे तो बेटा नई कैपिटल निकल कर आ जाएगी। और फिर चेकआउट करेंगे कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स की नई कैपिटल है उसको कंपेयर करा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल के साथ। नई कैपिटल को ओल्ड कैपिटल यानी पुरानी कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल के साथ कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कोई सरप्लस और कोई डेफिशिएंसी तो नहीं। अगर किसी की कैपिटल ज्यादा आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा पैसा घर लेकर जाएगा, है ना। और अगर किसी की कैपिटल कम आ रही है बिजनेस में तो वो और लेकर आएगा, ठीक है। तो सरप्लस और डेफिशिएंसी एज द केस में भी, ये सरप्लस और डेफिशिएंसी मैंने आपको लास्ट क्लास में यानी जब हमारा केस 1 चल रहा था वहां पे भी बताया था, और अभी बेटा केस 2 के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, आराम से बस सुनो मेरी बातों को अच्छे से, ठीक है। फिर वही है, सरप्लस डेफिशिएंसी कैसे निकलता है ये मैं आपके साथ ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका हूँ। न्यू कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल के साथ कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा किसकी कैपिटल कम है और किसकी कैपिटल ज्यादा। जिसकी ज्यादा होगी वो सरप्लस है, जिसकी कम होगी वो डेफिशिएंसी है। जिसकी कैपिटल बिजनेस में ज्यादा लगी हुई बेटा वो कुछ कैपिटल घर लेकर चला जाएगा, और जिसकी कैपिटल कम लगी हुई बिजनेस में वो और पैसा लेकर आएगा। इन केस ऑफ बेटा यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आएगा बेटा नो, ठीक है। इन केस ऑफ नो एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन द डेफिशिएंसी सरप्लस इज एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा कि अगर मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं कि जो एडजस्टमेंट करनी है वो किससे करनी है, कैश से करनी है, बैंक से करनी है, कि करंट अकाउंट से करनी है, तो हमेशा कैश बैंक से ही करेंगे, आप करंट अकाउंट से नहीं करेंगे। करंट अकाउंट से तब तक नहीं करना जब तक मैं करंट अकाउंट से बोलूँ ना, ठीक है। बोलो बात समझ में आई। जब तक ये ना लिखा रहे बेटा कि पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट या थ्रू करंट अकाउंट, ऐसा ना लिखा हो तब तक आप करंट अकाउंट से नहीं करेंगे। तब तक आप हमेशा कैश या बैंक, जो भी बैलेंस शीट में होगा कैश या बैंक, उससे ही आप अपनी कैपिटल एडजस्ट करोगे। बोलो कैपिटल का ये पॉइंट आपको समझ में आया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का? द आंसर इज यस। अब बेटा मैं देखो इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो केस 2 पे बेस्ड है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आप रेडी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपके केस 2 पे आधारित है, जहां पर न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती। यहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस लेते हैं और उन्हीं का ही रिमेनिंग शेयर हम रेसिप्रोकल कर पूरे फर्म की कैपिटल निकालते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आभा एंड विनय। बेटा हमारे पास दो पार्टनर है, आभा और विनय, और इनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है 31 मार्च 2014 की। लायबिलिटी साइड बेटा क्रेडिटर्स दिए हैं 13,000 के, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है 8,000। मैंने लास्ट क्लास में एपीएफ के बारे में बताया था, आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की जरूरत है, बट ईपीएफ बेटा एक तरीके की लाइबिलिटी है। इसमें बेटा हमने एम्प्लॉयज के लिए फंड जमा कर रखा है, कुछ फंड इसमें बेटा एम्प्लॉय जमा करता है, कुछ पार्टनरशिप फर्म जमा करती है। और बेटा जब एक पार्टनर जब एक एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है एम्प्लॉय, तो फिर बेटा उसके रिटायरमेंट के टाइम पे यहाँ से उसको ये फंड पे कर दिया जाता है। तो ये बेटा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है ईपीएफ, और ये एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, कोई प्रॉफिट नहीं है, याद रखना, ठीक है। जैसे पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर होता है, तो ये बेटा हमारे प्रॉफिट्स होते हैं। ये 4 टाइप के प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट्स होते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट जो हमने पार्टनर के बीच में नहीं बांटे, तो हमें उन्हें बांटना होता है पार्टनर्स के बीच में। बट ईपीएफ ना
किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं होता, ये एक नॉर्मल लाइबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, देखो बेटा कई बच्चे कहते हैं कि सर कभी फंड लिखा रहता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और कभी कभी सर लिखा रहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सर क्या फंड और रिजर्व लिखने से इनका मीनिंग चेंज हो जाता है? देखो अकाउंटिंग में तो कोई चेंज नहीं है, बट अगर इनका प्रॉपर मीनिंग देखा जाए तो उसमें थोड़ा चेंज होता है बेटा। देखो एक्चुअल मीनिंग जो फंड और रिजर्व का होता है वो ये होता है कि अगर बिजनेस ने रिजर्व अपने पास रखे हैं तो वो उन्हें रिजर्व ही बोलती है। यानी बिजनेस ने अगर पैसा बचाया है और अपने पास ही रखा है बिजनेस के अंदर तो उसको रिजर्व बोला जाता है। बट अगर बिजनेस वो पैसा जो बचा रही है अगर वो अपने बिजनेस में ना रखकर उसे बैंक में जमा कर देती है या उसे डिपॉजिट कर देती है बैंक में, मीनवाइल कि भाई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी कमा लेंगे हम, क्या दिक्कत है, हमारे पास रहेगा तो क्या ही मिलेगा, बैंक में रख देंगे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगर बचाया हुआ पैसा बैंक रिजर्व अगर बैंक में जमा कर दे तो बेटा उसको फिर रिजर्व ना बोल के फंड बोला जाता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अकाउंटिंग में इसमें कोई हमारा चेंज नहीं है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात देखी जाए तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अगर बेटा इस पे कोई क्लेम आया होगा तो अच्छी बात है, लेस हो जाएगा यहाँ से। बट अगर कोई क्लेम नहीं आया होगा तो हम ये सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस, ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इसके अलावा पीएनएल हो सकता था, जनरल रिजर्व हो सकता था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता था, बट हमें और प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे हैं तो यही एक सिंगल प्रॉफिट दिख रहा है, इसलिए मेरे बच्चे हम इसी को ही पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा कि प्रॉफिट हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे भूलना नहीं है। 4 टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिख सकते हैं। एक पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर। हमें क्या दिख रहा है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो हम इसे ना देखेंगे कि कोई क्लेम तो नहीं आया। अगर इस पे क्लेम आया होगा, किसी वर्कर के साथ कोई इंजुरी, कुछ हादसा वगैरह हुआ होगा, तो जितना वो क्लेम मांगेंगे उतना यहाँ से लेस कर देंगे। बट जो रिमेनिंग पोर्शन बन जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, जो बच जाएगा वो हम पार्टनर के बीच में बांट देंगे। ठीक है, चलो कैपिटल अकाउंट आभा विनय का दे दिया 55,000, 30,000 एंड टोटल करके बाहर दिया है 85। बैंक बेटा बैंक बैलेंस दिया है 15,000 आपके पास एसेट साइड। डेटर से हमें कुछ कस्टमर से पैसे लेने हैं बेटा, तो वो हमारे एसेट्स है, उनका नाम हमने डेटर रख दिया 22,000 और लेस कराए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमें अपने कुछ डेटर पे शक है, शायद फ्यूचर में कुछ डेटर हमें पैसा ना दे, तो आज बेटा हमने प्रोविजन मेंटेन कर दिया। ठीक है, देखा जाए प्रोविजन लायबिलिटी होता है बेटा, पर जो हमारा बोर्ड है वो ज्यादातर क्या करता है बेटा, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, ज्यादातर क्या करते हैं कि ये प्रोविजन को लायबिलिटी साइड ना शो कर कंसर्न एसेट से ही लेस कर देते हैं। अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से लिंक करता है तो उसी एसेट से लेस कर देते हैं। अगर कोई प्रोविजन इंडिपेंडेंट है, जैसे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, प्रोविजन फॉर रिपेयर, ये किसी से ना लिंक नहीं करते किसी एसेट से, तब वो उन प्रोविजन को लायबिलिटी साइड दिखा देते हैं। बट अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से लिंक करता है तो उसे उस एसेट से ही लेस कर देते हैं। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रोविजन आपकी लायबिलिटी है। अगर आप इसे लायबिलिटी साइड शो भी करते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। हाँ, बैलेंस शीट का टोटल हल्का सा चेंज हो जाएगा बट क्वेश्चन पूरा सही होगा, आपका आंसर पूरा सही माना जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने लेस कर दिया बेटा 1,000 और नेट डेटर्स आपने लोगों को बता दिया कि भाई मानते हुए चलो कितने डेटर से पैसे मिलने की उम्मीद है, 21। स्टॉक आपने अनसोल्ड गुड्स जो क्लोजिंग स्टॉक है आपने अपना एसेट दिखाया, क्योंकि ये एसेट अभी बिका नहीं बट अगले साल बिक जाएगा, तो आपने इसको एसेट दिखा रखा है 10,000 से। प्लांट एंड मशीनरी है बेटा आपके पास 60,000। गुडविल आपको दिया है बेटा 10,000। तो ये गुडविल कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। लास्ट क्लास में भी मैं आपको बता रहा था कि इस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है, क्योंकि जो हमारे अपनी फर्म की जो गुडविल होती है बेटा, अब ये जो दूसरे की गुडविल हमने परचेज करी है क्योंकि हमने किसी दूसरे का बिजनेस बाय किया है, तो ऑब्वियस सी बात है अब उसके बिजनेस को भी हम चला रहे हैं, तो उसकी गुडविल भी अब हमारी हो चुकी है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमें क्या करना होता है कि अगर कोई परचेज गुडविल होती है तो वो अब हमारी ही फर्म की गुडविल के साथ मिक्सअप हो चुकी है, तो उसे अलग से दिखाना अब लॉजिकल नहीं है, तो हमें उसे राइट ऑफ करना होता है। और अगर हम परचेज गुडविल को बेटा राइट ऑफ करते हैं तो ये एसेट तो बिक नहीं रहा, हम तो इसको खत्म कर रहे हैं, तो ऐसे में बिजनेस को लॉस होता है और बिजनेस ये लॉस किसको ट्रांसफर करती है? अपने पार्टनर्स को। तो याद रखना, अगर गुडविल आप राइट ऑफ करोगे, जो कि करना ही होता है हमें परचेज गुडविल राइट ऑफ बैलेंस शीट से, तो हम ऐसे में ये नुकसान पार्टनर को देते हैं, तो ये एक लॉस हो गया। वैसे ये लॉस नहीं होता, बट क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन जिस दिन पार्टनर एडमिट होता है उस दिन हमें ये राइट ऑफ करना होता है, तो ये लॉस बन जाता है। और ऐसे में मेरे बच्चे ये लॉस हम किसको देंगे? अपने ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो को। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है बेटा एसेट साइड, तो ये तो बेटा आपका लॉस ही है, तो इस लॉस को आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो देखो हमें 2 लॉस दिख गए जो हमें अपने पार्टनर्स के बीच में बांटने। मैक्सिमम लॉस 4 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है गुडविल, जो इनिशियली लॉस नहीं होता बट रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन राइट ऑफ करने से लॉस बन जाता है, तो एक हो गया गुडविल, एक हो गया पीएनएल, एक हो गया
आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एक हो गया डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये 4 टाइप के लॉस होते हैं जो आपको दिख सकते हैं। हमें ना इसमें से सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, तो इसलिए बेटा हम ये लॉस किसके बीच में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो के बीच में बांट देंगे। ठीक है, टोटल हमें 1,21,1,21 दे रखा है। क्वेश्चन की डिमांड है, चित्रा एडमिट हुई है इन अ पार्टनरशिप फर्म 1/4 शेयर के लिए, और इट वॉज डिसाइडेड दैट, और ये डिसाइड किया गया है कि बैड डेट कितने के हो गए हैं, 1500 के हो गए हैं जिस दिन चित्रा एडमिट हुई है। अब आप बताओ, आपने तो पहले से ही अपने डेटर के ऊपर कितना प्रोविजन मेंटेन कर रखा था, 1000 से। आपको शक था पहले से ही डेटर के ऊपर कि शायद इतने डेटर हमें बोलते ना कि पैसे देने से मना कर सकते हैं, तो आपने पहले से प्रोविजन बना रखा था, पहले से तैयार थे। बताओ, बट रियलिटी में बैड डेट कितने के हो गए, 1500 के हो गए। जिस दिन चित्रा एडमिट हुई उस दिन पता चला बैड डेट हुई 1500 से। तो आपको पता है बैड डेट का नुकसान ना आपको सिर्फ 500 रुपए से ही होगा, क्योंकि जो 1500 रुपए का नुकसान हुआ है बैड डेट का, इसमें से 1000 रुपए का नुकसान कौन झेल लेगा, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट झेल लेगा। तो आपको प्रैक्टिकली बैड डेट का नुकसान कितने से हुआ, मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ, नुकसान आपको 500 रुपए से हुआ। तो ये नुकसान कहाँ चला जाएगा बेटा, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बट आप जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर कितने लेस करेंगे, 22 में से आप लेस करेंगे पूरे 1500, क्योंकि भाई डेटर कितने से मना कर रहे हैं, 1500 से, तो डेटर तो पूरे 1500 से कम होंगे, यानी 20,500 आएंगे डेटर। पर जो नुकसान पहुंचेगा ना आपको, वो सिर्फ 500 रुपए से पहुंचेगा, क्योंकि आपने पहले से क्या मेंटेन कर रखा था, अपना प्रोविजन मेंटेन कर रखा था। तो 1500 का नुकसान हुआ, बट 1000 रुपए का नुकसान कौन झेल लेगा, आपका प्रोविजन। तो 500 रुपए का नुकसान ही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अच्छा, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना होता बेटा, तो तब तो आपका पूरा पूरा नुकसान होता, तब रिवैल्यूएशन में नुकसान आपका कितना जाता, 1500 जाता। बोलो, बात समझ में आई। और जब नई बैलेंस शीट बनाते तो डेटर तो 1500 से ही लेस हो रहे होते, क्योंकि मेरे बच्चे डेटर तो 1500 रुपए से ही मना कर रहे हैं कि हम आपके पैसे नहीं देंगे। तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओ तो बेटा आप नई बैलेंस शीट में डेटर कितने से लेस करेंगे, 1500 से। बट आपका जो लॉस होगा इस क्वेश्चन में, जो रिवोल्यूशन में जाएगा, वो सिर्फ 500 ही जाएगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बी पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्टॉक वर्थ 8000, एक स्टॉक था जिसकी वैल्यू थी बेटा 8000। वैसे स्टॉक हमारा कितना था, 10, पर एक स्टॉक की कीमत, वर्थ का मतलब होता है कीमत, वैल्यू, एक स्टॉक था जिसकी वैल्यू थी 8000, यानी 10,000 के स्टॉक को 8000 में नहीं, 10 में से 8000 के स्टॉक को टेकन ओवर बाय आभा एंड विनय, आभा विनय ओल्ड पार्टनर लेके जा रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अभी तक हमें आभा और विनय का ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया, क्या पता आगे दे दें। बट अगर हमें आभा और विनय का ओल्ड रेशो नहीं पता होगा तो हम उसको मान लेंगे इक्वल, यानी 1:1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 8000 का जो स्टॉक है बेटा, उसको आभा और विनय लेकर जा रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे बेटा, तब डिसाइड करेंगे कि हमें आभा विनय का शेयर दिया था कि नहीं दिया था। नहीं दिया होगा तो हम इक्वल मान लेंगे, तब हम ये मानेंगे कि 8000 को लेकर जा रहे हैं, 8000 के स्टॉक को लेकर जा रहे हैं आभा विनय 1:1, यानी 4000 एंड 4000, हाफ एंड हाफ। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग स्टॉक है ना, वो कितना हो गया, 2500। अब बताओ, 10 में से 8000 का स्टॉक आभा और विनय लेकर जा रहे हैं, बट जो बचा हुआ स्टॉक है, बचा हुआ कितना है बेटा, 2000। तो 2000 का स्टॉक कितने का हो गया, 2500 का। तो आपको सीधा सीधा फायदा हो गया 500 रुपए का। बताओ ये फायदा कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई। फिर इसके बाद सी पॉइंट में प्लांट एंड मशीनरी आपकी वैल्यूड हुई है 32,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 32,000 की हो गई। तो बताइए प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी पहले, 60, बट अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, एट का मतलब होता है तक, कहाँ तक हो गई है बेटा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, 32। तो सीधा सीधा हमारे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से डाउन होगी बेटा, 28,000 से डाउन होगी। और अगर मेरे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 28,000 से डाउन हो रही है बेटा, तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके का नुकसान होगा, और इस नुकसान को हम कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। वहीं बेटा जो गुडविल है, गुडविल वैल्यूड हो रही है कितनी बेटा, 20,000। तो कृपया करके ये ना माने कि 10,000 की गुडविल 20,000 हो गई, प्लीज ऐसा बिल्कुल ना माने, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी ये बताया है कि जो बेटा बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है वो परचेज गुडविल है, वो हमने जब किसी दूसरे के बिजनेस को बाय किया था तब एक्वायर करी थी वो गुडविल। बट ये जो गुडविल बाहर एडजस्टमेंट में जो दी जाती है, वो हमारी फर्म की खुद की अपनी गुडविल होती है बेटा। इसलिए दैट्स वाई हम ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि जो परचेज गुडविल है वो कितनी होगी, 20,000 की गुडविल, क्योंकि परचेज गुडविल और फर्म गुडविल बोथ आर डिफरेंट। ठीक है,
तो ये जो गुडविल आपको बाहर दी गई है ये फर्म गुडविल है, फर्म की अपनी गुडविल है, और यहाँ से ना बेटा हम चित्रा की गुडविल निकालेंगे, और चित्रा ये गुडविल किनको देगी, आभा और विनय को देगी। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। चित्रा ब्राउट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और डी पॉइंट में इन्होंने बता दिया कि चित्रा जो गुडविल ला रही है वो कैश में ला रही है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा भी था बेटा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सिनेरियो में अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाती, तो वैसे तो हम बेटा ये मानते हैं कि अगर नया पार्टनर अगर गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है तो फिर हम उसके कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। बट सिर्फ मैंने बोला था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में ना लाए तो फिर हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं तो फिर हम नए पार्टनर कैपिटल लेस नहीं करते। उससे क्या होता है कि बेटा नए पार्टनर की कैपिटल कांस्टेंट रहती है, उसकी कैपिटल एडजस्ट नहीं होती, क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो अभी अभी आ रहा है। तो ओल्ड पार्टनर की ही कैपिटल एडजस्ट होती है। दैट्स वाई नए पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट ना हो जाए, इसलिए बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सिनारियो में अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हम उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे तो बहुत बढ़िया बात है, चित्रा यहाँ पर गुडविल किस में लेकर आ रही है, कैश में, तो कोई पंगा ही नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से हम आभा और विनय को गुडविल प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि बेटा चित्रा के आने से आभा और विनय को नुकसान होगा ना इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आगे जाकर तो अब बोलते हैं बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा वो चित्रा को भी मिलेगा, तो आभा विनय को बेटा नुकसान होगा, है ना। और आभा विनय ने आज तक इस बिजनेस की जितनी गुडविल बिल्डअप करी उसमें तो चित्रा बिल्कुल भी नहीं थी। चित्रा तो सीधा आएगी और प्रॉफिट को एंजॉय करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए चित्रा जो भी गुडविल, एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो अपने साथ लेकर आ रही है कैश में, कैपिटल के साथ साथ वो गुडविल भी ला रही है, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ला रही है वो आभा एंड विनय को दिया जाएगा। और कौन से रेशो में दिया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ओके, ई पॉइंट में लिखा है कि चित्रा विल बिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कि चित्रा अपने साथ प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी। तो चित्रा अगर अपने साथ प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी तो ये तो बताया ही नहीं है कि कैपिटल लाएगी कितनी, तो हमें तो नहीं पता ना कि कितनी कैपिटल लाएगी। बट यही सही आपको समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 2 लगाना है। ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल को बेस लेना है, उनमें ओल्ड पार्टनर का रिमेनिंग शेयर रेसिप्रोकल करना है और पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है, और वहां से फिर पूरे फर्म की कैपिटल को नए रेशो में बांटकर हम ओल्ड पार्टनर की तो कैपिटल निकालेंगे नहीं, पर हमारी नए पार्टनर की भी कैपिटल आ जाएगी। तो बहुत आसान है बेटा, बस देखते रहो। और कह रहे हैं कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और कह रहे हैं कि कैपिटल जो आभा और विनय की है ना वो अपनी एडजस्ट करना चाहते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी न्यू रेशो में। तो कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय एडजस्ट अगर अपनी कैपिटल को करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें समझ में आता है बेटा कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से ही क्वेश्चन लिया गया है। और कह रहे हैं बाय ब्रिंगिंग, कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट होता है तो उस एडजस्टमेंट को या तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को या तो वो लेकर आएंगे ब्रिंगिंग, या तो वो लेकर जाएंगे पेइंग ऑफ कैश एज द केस में भी। तो वही अपना एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करेंगे, बट हमारे पास बैंक बैलेंस है तो हम यहाँ पर बैंक से एडजस्ट कर देंगे बेटा। बोलो कोई बात, कोई क्लियर तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई बात रह गई हो, है ना। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, मैं आपकी क्वेरी का आंसर कर दूंगा। बट आई होप सो कि अब तक सब तक स्मूथ रहा हो, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। देखो बेटा, मुझे आधे से ज्यादा टाइम तो क्वेश्चन समझाने में ही लग जाता है, तो क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तो हम आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। देखो अगर ये बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो हमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक ही बनाना है, बट बेटा यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कैश बैंक भी बनाएंगे और अपना बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे, पूरा काम करेंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो चलिए आइए देखिए। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमने एज यूजुअल सबसे पहले वर्किंग नोट ड्रॉ करना है। आपको पता है फुल फ्लैजेस क्वेश्चंस हैं, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पहले वर्किंग नोट, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक, बैलेंस शीट। वैसे इन्होंने बेटा हमसे पार्टनर्स कैपिटल तक ही पूछा है, बट हम पूरा बैलेंस शीट तक काम करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे, और वर्किंग नोट में यहाँ पर सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? न्यू रेशो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने आगे जाकर कैपिटल एडजस्ट करनी है, कैपिटल एडजस्ट करने के लिए हमें न्यू रेशो चाहिए होगा, क्योंकि जब हम नए फर्म के कैपिटल निकालेंगे तो उसे नए रेशो में बांटेंगे, और नया रेशो ही हमें पता नहीं होगा तो फिर हम कैसे बोलते हैं ना नई कैपिटल निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन में देखा जाए तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन में तो हमें कहीं भी एडजस्टमेंट में न्यू रेशो तो दे ही नहीं रखा था, कहीं लिखा नहीं था कि आभा विनय चित्रा के बीच में इतना रेशो होगा,
है ना। और ये बात भी देख लो, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो आभा और विनय का ओल्ड रेशो भी नहीं दिया, तो ओल्ड रेशो नहीं दिया तो हम इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। और इससे ये बात भी समझ में आती है कि जो 8,000 का स्टॉक आभा और विनय लेकर जा रहे थे वो आधा आधा ही लेकर जा रहे थे, 4,000 ठीक है। चलो चलो, पर न्यू रेशो कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। और सोचो अगर आप यहाँ न्यू रेशो निकालोगे तो न्यू रेशो निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सिंपल, दूसरा होता है एक्वायर मेथड, तीसरा होता है सरेंडर। हमें कहीं भी ना बेटा एक्वायर शब्द नहीं दिखाई दिया कि चित्रा अपना शेयर आभा और विनय से एक्वायर कर रही है, या हमें कहीं भी मेथड थर्ड नहीं दिखाई दिया कि हाँ भाई आभा और विनय खुद सरेंडर कर रहे हैं किसको, शेयर, चित्रा को। तो ना हमें मेथड 2 दिखाई दिया और ना हमें मेथड थर्ड दिखाई दिया। तो यहाँ पे सिंपल मेथड लगेगा बेटा न्यू रेशो का, जो मैंने अपने लेक्चर में आपको एडमिशन के लेक्चर में स्टार्टिंग में सिखाया भी था। और इस मेथड के अकॉर्डिंग बेटा हमें पता है कि अगर हम मेथड 1 के अकॉर्डिंग अगर न्यू रेशो निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेथड 1 के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मेथड 2 और मेथड 3 हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, ना एक्वायर वर्ड दिख रहा है ना सरेंडर, तो मेथड 1 ही अप्लाई होगा। और एज पर मेथड 1 हमारा ओल्ड ही रेशो सेक्रीफाइस होता है, मतलब हम जब मेथड 1 के अकॉर्डिंग न्यू रेशो निकालते हैं और उसके बाद अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाले ओल्ड माइनस न्यू रेशो करके, तो बेटा हमने देखा था कि हमारा ओल्ड ही रेशो सेक्रीफाइस होता था। तो हम यहाँ पर बेटा ना बिल्कुल भी, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क बताया कि एज पर मेथड 1 अवर ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइस, हमारा ओल्ड रेशो क्या है 1:1, क्योंकि दिया नहीं है ओल्ड रेशो तो हम इक्वल ले सकते हैं 1:1, तो इसी को ही हम अपना सेक्रीफाइस मानेंगे। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, तो अगर मैं मेथड 1 के अकॉर्डिंग देखना अभी न्यू रेशो निकालूंगा, तो आप रफ में जाकर ओल्ड माइनस न्यू कर आभा और विनय का सेक्रीफाइस निकालना, देखना अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 ही आएगा। तो जब आना वही है तो हम क्यों फिर अपना एक्स्ट्रा टाइम बेटा वेस्ट करें। तो यहाँ पर हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और एज पर मेथड 1 पे हम ओल्ड रेशो को ही अपना सेक्रीफाइसिंग मान सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे न्यू रेशो निकाला बेटा एज पर मेथड 1। सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखा, आभा और विनय के बीच में 1:1 लिखा, चित्रा जो नई पार्टनर आ रही है वो 1/4 शेयर के लिए आ रही है ना। मैंने यहाँ पर भी बेटा ये क्वेश्चन कॉपी कर रखा है, तो कितने शेयर के लिए आ रही है 1/4 के लिए, तो हमने लिख दिया चित्रा न्यू पार्टनर शेयर है 1/4। और फिर मैंने यहाँ पे एग्जामिनर को बता दिया कि एज पर मेथड 1, क्योंकि हम न्यू रेशो मेथड 1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर हमने एग्जामिनर को बता दिया लेट द टोटल शेयर बी फर्म बी 1, कि पूरे फर्म का शेयर क्या है, लेट बी सपोज 1 है। और अब हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम यहाँ एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज रहेगा। तो रिमेनिंग शेयर निकालेंगे तो 1 - 1/4, तो सॉल्व करके एलसीएम वगैरह करके 3/4 आएगा, बट शॉर्टकट मैंने आपको बार बार बताया है, 4 में से 1 माइनस कर दो बचा 3, डिनोमिनेटर में 4 ही रखो, ये एक टोटका है, काम आ जाता है, बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए बेटा इससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको रिमेनिंग शेयर चाहिए तो, ठीक है। 3/4, ओके, बोलो क्लियर हो गया, द आंसर इज यस। अब जैसे आपको रिमेनिंग शेयर पता चल गया तो बताओ ये रिमेनिंग शेयर किसका है, आभा, ए फॉर आभा, बी फॉर विनय, ठीक है, आभा विनय का। तो हमें ना देखो फॉर आभा विनय और चित्रा का न्यू रेशो निकालना है, बट हमें तो चित्रा का ऑलरेडी पता है 1/4, पर आभा और विनय का ना न्यू शेयर नहीं पता, हमें न्यू रेशो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि आभा और विनय के बीच में बांटना है कितना है 3/4, तो 3/4 दोनों के बीच में बांटेंगे। बट वही बात है, आभा और विनय अगर 3/4 को आपस में बांटेंगे तो कौन से रेशो में बांटेंगे, जो इनका पुराना रेशो चलता था, यानी 1:1, 1:1 को हाफ एंड हाफ बोल सकते हैं। तो अगर 3/4 का अगर हम 1/2 निकालें 3/4 का, तो जब हम बेटा किसी भी चीज का हिस्सा निकालते हैं ना तो मल्टीप्लाई होता है, 3/4 का हाफ 3/8, 3/4 का हाफ 3/8, और सबके डिनोमिनेटर में 8 है, तो चित्रा का तो 1/4 ही था। तो अगर 4 को 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, और मैथ्स का बैलेंसिंग रूल है बेटा, अगर आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो अल्टीमेटली बन गया 2/8। सबके डिनोमिनेटर में बेटा 8 आ गया, तो यहाँ पर आपका न्यू रेशो ओपन हो गया बेटा 3:3:2, तो ये रेशो बन गया, ठीक है। तो बोलो क्या आपको बात समझ में आया। अब आप आगे जाकर अगर आभा और विनय का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना चाहते हो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर तो आप निकाल सकते हो, देखना आभा और विनय का सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 आएगा, अगर कोई टेस्ट करना चाहता है तो, ठीक है। पर हमको पता है, हमने अपनी थ्योरी बना रखी है बेटा, ठीक है। और ऐसे में बेटा हमने प्रूफ भी किया था जब मेथड 1 को बहुत अच्छे से देखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम नहीं निकालेंगे, हम अपना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का होता है, 6 घंटे का नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि ओल्ड ही रेशो हमारा यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो है, क्योंकि यहाँ पे हमने न्यू रेशो
मेथड 1 के अकॉर्डिंग निकाला है सर, मेथड 2 के अकॉर्डिंग निकालते तो तब एक्वायर शेयर सेक्रीफाइसिंग हो जाता, वो शॉर्टकट था। फिर मेथड थर्ड होता तो सरेंडर शेयर सेक्रीफाइस हो जाता, फिर वो शॉर्टकट यानी स्मार्ट वर्क हो जाता। पर क्योंकि मेथड 2 और थर्ड नहीं थे, मेथड 1 थे, तो ओडी रेशो हमारा क्या बन गया, सेक्रीफाइस। ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड पॉइंट पे आप क्या कर रहे हैं, चित्रा की गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो फर्म की गुडविल बताओ कितनी थी बेटा, हमारे पास ना फर्म की गुडविल कितनी दे रखी थी, देखो गुडविल वैल्यूड, तो फर्म की गुडविल कितनी थी 20,000। तो हमने लिखा कि फर्म की गुडविल कितनी है 20,000। और बताओ हम यहाँ से किसकी गुडविल निकालेंगे, सी का मतलब है चित्रा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया चित्राज न्यू पार्टनर शेयर गुडविल। अगर पूरे फर्म की गुडविल है 20,000, चित्रा का शेयर है 1/4, तो चित्रा की गुडविल कितनी आई जो वो बिजनेस में लेकर आ रही है 5,000। और ये 5,000 की गुडविल हम किसको दे देंगे बेटा, आभा और विनय को दे देंगे, तो टू आभा एंड टू विनय। बट आभा और विनय को ये गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में दी जाएगी, और क्योंकि ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग है तो यहाँ पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो बन गया हाफ एंड हाफ। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर हम 5,000 को जब आभा विनय के बीच में बांटेंगे तो हाफ हाफ बांट देंगे, तो सॉल्व करके आएगा 2,500 फिर थर्ड पॉइंट पे बेटा हमने कैलकुलेशन करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जिसमें हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बट बेटा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म न्यू फर्म यहाँ पर कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ न्यू पार्टनर के कैपिटल गिवन तो है नहीं, ये केस 1 तो है नहीं, केस 2 है। तो यहाँ पे हमें ना एडजस्टेड कैपिटल लेनी है ओल्ड पार्टनर्स की। और मेरे बच्चे एडजस्टेड कैपिटल ना अभी हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में काफी सारी चीजें एडलेस करनी पड़ेंगी, तब जाके एडजस्टेड कैपिटल आएगी। तो अभी हम वर्किंग नोट में क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर की जगह डैश कर देंगे, अभी फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इन न्यू फर्म, यानी सिंपल भी लिख सकते थे रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। अच्छा, रिमेनिंग शेयर कितना आया बेटा ओल्ड पार्टनर्स का न्यू फर्म में 3/4, तो हमें 3/4 का रेसिप्रोकल कर देना है, यानी 4/3, क्योंकि नई फर्म में आभा और विनय का शेयर 3/4 बचा, क्योंकि 1 में से 1/4 तो हमने चित्रा को दे दिया, तो जो आभा और विनय के लिए बचा वो 3/4 बचा। तो हमें ना अब उन्हीं का ही शेयर ओल्ड पार्टनर का ही रिमेनिंग शेयर रेसिप्रोकल करना है, जो कि 4/3 आ जाएगा। बट हमें एडजस्टेड कैपिटल नहीं पता, तो फाइनल आंसर भी हमें नहीं पता, फाइनल आंसर को भी बेटा हम डैश कर सकते हैं। तो हमें ना बेटा अभी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं पता, बट फिर भी हम फिल इन द ब्लैंक्स बना देते हैं। अगर हम न्यू कैपिटल को बांट दें ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, यानी आभा और विनय के बीच में, और क्योंकि यहाँ चित्रा की भी निकालनी है, तो चलो फॉर चित्रा की भी अगर हम यहाँ पे कैपिटल निकालेंगे तो हमें यहाँ पे नई कैपिटल चाहिए होगी, बट क्योंकि वो अभी हमें पता नहीं, तो अभी हमने डैश 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 कर दिया, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। और हम इस कैपिटल को, नई कैपिटल को कौन से रेशो में बांटेंगे, नए रेशो में, क्योंकि नया रेशो हम निकाल चुके हैं, तो न्यू रेशो को हम शेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं 3/8, 3/8 एंड 2/8। क्योंकि अभी हमें नई कैपिटल नहीं पता बेटा फर्म की, तो अभी इंडिविजुअल्स पार्टनर्स की नई कैपिटल नहीं आ सकती, इसलिए ये भी डैश 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 ही है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। बोलो क्लियर है। जैसे ही मुझे एडजस्टेड कैपिटल पता चलेगी ना बेटा ओल्ड पार्टनर्स की, मैं सीधा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालूंगा, और वहां से मेरे सारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई। इससे ना बेटा ये हो गया कि हमें ना अपने स्पेस का प्रॉपर पता चल गया कि कितना स्पेस हमें चाहिए, हम फालतू को स्पेस छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कई बच्चों का ये रहता है सर स्पेस ज्यादा छूट गया, कम छूट गया, इसलिए हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए। बोलो क्लियर है, द आंसर इज यस। फिर मेरे बच्चे देखो, कई बच्चों का ये कहना होता है कि सर हम टीएस ग्रेवाल पढ़ते हैं या एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वर्किंग नोट सर बैलेंस शीट के बाद बनाते हैं, यानी जब हम नई बैलेंस शीट बना देते हैं। तो देखो बेटा वो बुक्स वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बट एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने वर्किंग नोट पहले बना दें, क्योंकि ये सारे वर्किंग नोट हमारे आगे के सारे बोलते हैं ना, जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह वगैरह में काम आते हैं, इसलिए मेरे बच्चे पहले ही बना दिया जाए वर्किंग नोट, तो मेरे हिसाब से बेहतर है। बाकी मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, चाहे आप वर्किंग नोट पहले बनाए चाहे आप बाद में बनाए, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई या स्टेट बोर्ड ने कहीं भी लिख कर नहीं दे रखा है कि वर्किंग नोट आप पहले बनाओ या आखिरी में बनाओ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो कहीं भी बनाओ, या तो स्टार्टिंग में बना दो या तो एंड में, बस बीच में मत बनाना, ठीक है, या तो स्टार्टिंग में या तो एंड में, तो हम स्टार्टिंग में ही बना देते हैं बेटा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया बेटा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में हम देखें तो पहला तो हमारा बैड डेट का नुकसान हुआ बेटा, कुछ डेटर्स ने हमें पैसे देने से मना कर दिया, तो इससे हमारे डेटर कम हो गए, तो हमें नुकसान हुआ, बट क्योंकि हमने पहले से प्रोविजन बना रखा था 1,000 रुपीज का, तो जो हमें चोट पहुंची ना वो सिर्फ 500 रुपए की पहुंची, हमें नुकसान सिर्फ 500 रुपए का हुआ। तो जब हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया तो डेबिट साइड में हमने टू बैड डेट लिखा, क्योंकि रिवोल्यूशन की डेबिट साइड एक्सपेंस की और क्रेडिट साइड
इनकम की होती है। और बेटा मैं बार बार बता चुका हूँ कि रिवोल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ये देखा जाए तो प्रॉफिट कायदे से ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाने चाहिए थे, बट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑलरेडी बन चुकी हैं, पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह हम पहले ही बना चुके थे 31 मार्च को। तो अब दोबारा से हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन काम करना हो रहा है, तो ये प्रॉफिट में दोबारा से पीएनएल में नहीं भेज सकता, तो इसलिए पीएनएल जैसे दिखने वाला अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसका नाम हम रखते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसका प्रोफेशनली नेम है रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तो इट मीन्स कि वो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए ही बोल रहा है। तो डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है, तो आपको बेटा 500 रुपये का नुकसान हो गया। यहाँ पे मैंने बताया भी है कि बैड डेट इनकट तो 1500 के हुए थे, बट 1000 रुपये का नुकसान प्रोविजन ने झेल लिया, क्योंकि आपने उसे ऑलरेडी मेंटेन कर रखा था, तो नुकसान हुआ 500 रुपये से। दूसरा बेटा फिर इन्होंने बताया कि चलो 10,000 में से 8,000 का स्टॉक तो आभा भी नहीं लेकर जा रहे हैं इक्वल, क्योंकि ओल्ड रेशो इक्वल है, यानी 4,000 लेकर जा रहे हैं। बट जो बचा हुआ 2,000 का स्टॉक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2500। तो 500 रुपए का हमें स्टॉक में फायदा हो गया बेटा। तो स्टॉक हमारा बढ़ रहा है 500 रुपए से, तो ये हमें फायदा हुआ, तो क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड इन अकाउंट्स। सो हमें स्टॉक में बेटा फायदा हो गया, तो हमने क्रेडिट साइड में 500 रुपए लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास बेटा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा? 60 से 32 हो चुकी है, तो हमें 28,000 का लॉस हो गया किसमें? प्लांट एंड मशीनरी में, क्योंकि हमारी वैल्यू डाउन हो गई प्लांट एंड मशीनरी की, तो ये नुकसान हो गया, इसलिए डेबिट साइड में आ गया। इसके बाद मेरे बच्चे गुडविल 20,000 की हो चुकी है, तो इसका तो कोई भी लेना देना नहीं है। अंदर वाली गुडविल जो होती है परचेज गुडविल, और जो बाहर वाली होती है फर्म गुडविल, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। अंदर वाली परचेज गुडविल हम राइट ऑफ करते हैं, बाहर वाली जो फर्म गुडविल है उससे हम नई पार्टनर की गुडविल निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये तो वैसे ही रिवोल्यूशन का बोलते ना पॉइंट नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। डी पॉइंट बेटा गुडविल का था कि कैश मिला रही, वो रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा। ई पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का था, तो वो पॉइंट भी रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा। बस बेटा हमारा रिवोल्यूशन का पॉइंट यही था। तो देखो बेटा यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है 28,500 से, तो क्रेडिट में भी मैंने 28,500 लिखा। बट इनकम में बेटा हमारे पास सिर्फ कितना अमाउंट है? 500। तो अगर 28,500 में से 500 अगर इनकम हम लेस कर दें, तो हमारा नुकसान नेट लॉस हमें कितने का हुआ बेटा? 28,000 का। जो लॉस हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे आभा विनय के बीच में, 28,000, बट क्योंकि इनका इक्वल रेशियो है, तो हाफ एंड हाफ बांट दिया जाएगा, 14,000 और टोटल हमने लॉस लिख दिया हमारा 28,000। मुझे लगता है रिवोल्यूशन अकाउंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बेटा इसके बाद हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अकाउंट ऐसा होता है बेटा कि जितना आप पार्टनर्स के अकाउंट में फेवरेबल चीजें डालोगे, कैपिटल, फेवरेबल चीजें, बिजनेस के लिए लायबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट्स होते हैं। बट अगर आप पार्टनर को अनफेवरेबल लॉसेस वगैरह दो, तो बेटा उनसे उनकी कैपिटल कम होती है और बिजनेस के लिए लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो डेबिट होता है, ठीक है। इस अकाउंट में टोटल कितनी चीजें आती हैं? 6 चीजें आती हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिखते हैं वो लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। आपको ओपनिंग कैपिटल कहाँ से मिलेगी? बैलेंस शीट से, पुरानी बैलेंस शीट से। तो यहाँ आभा और विनय की कैपिटल कितनी है? 55 एंड 30,000। तो बताइए, कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया, क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का पहले से, तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन बैलेंस से शो करते हैं, तो क्रेडिट साइड में तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000, 30,000, और चित्रा की कैपिटल पहले नहीं थी, तो डैश। फिर सेकंड पॉइंट में आता है चित्रा की कैपिटल, जो नए पार्टनर की कैपिटल है। क्योंकि यहाँ पे बेटा बैलेंस शीट में हमारे पास बैंक बैलेंस है, तो ऑब्वियसली बात है चित्रा बैंक के थ्रू ही कैपिटल लाएगी, तो बाय बैंक अकाउंट। बट अभी ना हमें चित्रा की कैपिटल पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि चित्रा विल बिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बट वी डोंट नो कि वो ला कितनी रही है। तो जब तक हम नई कैपिटल नहीं निकाल लेते, तब तक हमें चित्रा की भी कैपिटल नहीं पता चलेगी। बट यस, हमने बाय बैंक अकाउंट लिखा और चित्रा के कॉलम में डैश कर दिया कि अभी यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी बाकी है, ठीक है। बाकी आभा और विनय की तो कोई कैपिटल वो ला नहीं रहे, तो वहां तो डैश डैश ही रहना है, ठीक है, बात खत्म। फिर थर्ड पॉइंट होता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था गाइस, ठीक है, और ये हमारा सेकंड हो गया नए पार्टनर की कैपिटल। थर्ड होता है नए पार्टनर की गुडविल। और क्योंकि यहाँ पे चित्रा जो है वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर आ रही है, तो देखो हमने यहाँ लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। पिछला क्वेश्चन जो बेटा हमने करा था ना, पिछला क्वेश्चन जो हमारा था, यानी ABCD वाला जो हमने ये किया था, अगर मैं आपको बताऊं, जो हमने केस 1 के अकॉर्डिंग करा था, यहाँ पर ना बेटा फर्म की गुडविल 24,000 थी, और यहाँ लिखा हुआ था कि
सॉरी, फोर्थ वाला नहीं था, ये तो होमवर्क था। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे लिखा था डी इज नॉट इन अ पोजीशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ फर्म गुडविल, कि वो फर्म की गुडविल कितनी है, 24,000। तो यहाँ से हमने डी की गुडविल निकाली थी, पर डी पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी गुडविल लेकर आ सके। तो हमने याद करो, जब क्वेश्चन किया था तो हमने डी के करंट अकाउंट से एडजस्ट किया था और एबीसी को गुडविल दी थी, और फिर वही डी करंट, क्योंकि डी का करंट फिर नेगेटिव हो गया, नए पार्टनर का करंट अकाउंट हमने नेगेटिव कर दिया, तो उसे वो फ्यूचर में पैसे लेकर आने थे, तो हमने उसको एसेट भी दिखाया। बट मेरे बच्चे, जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे बच्चे हमारी नया पार्टनर जो हमारा है, कौन है, चित्रा, है ना, चित्रा। वो यहाँ पर, हाँ, ये रहा ना हमारा क्वेश्चन, चित्रा वाला जो अभी हम लेटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चित्रा है ना, वो अपनी गुडविल किस में लेकर आ रही है, कैश में लेकर आ रही है। तो बहुत आसान हो गया बेटा कि हम यहाँ पर ना अब करंट से नहीं करेंगे, चित्रा के करंट अकाउंट को एडजस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये गुडविल दे देंगे आभा और विनय को। आपको पता है वर्किंग नोट में हमने निकाला था कि चित्रा को गुडविल कितनी लानी थी, 5,000, और आभा और विनय के बीच में 2,500 हमने गुडविल बांट दी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो देखो, हमने यहाँ पर आभा और विनय को ये गुडविल दे दी, और आभा विनय को गुडविल देंगे तो उनसे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्रेडिट साइड में आ गया। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। तो बेटा आपको ना रिवोल्यूशन से क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बेटा आभा को लॉस हुआ फिर 14,000 का, विनय को लॉस हुआ 14,000 का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा आपने पॉजिटिव साइड नहीं, नेगेटिव साइड लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है, टू रिवोल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और आभा को 14,000, विनय को 14,000 का लॉस आपने दे दिया। इसके बाद बेटा ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब होता है फिफ्थ। फिफ्थ में आप देखते हो लुकआउट बैलेंस शीट। तो बेटा जो बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में आप देखो कि आपको कोई प्रॉफिट दिख रहा है, हाँ सर हमें प्रॉफिट दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। और हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, पूरा क्वेश्चन। हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये दिखाई नहीं दिया कि इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड में किसी का क्लेम आया हो वर्कर के द्वारा। तो कोई क्लेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये सारा प्रॉफिट हम अपने आभा और विनय के बीच में अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखो, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आधा आधा पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, 7,500 7,500, क्योंकि ये प्रॉफिट हम दे रहे हैं आभा विनय को, तो इनसे इनकी कैपिटल क्रेडिट हो गई। चित्रा को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठेंगा ही मिलेगा, क्योंकि बेटा चित्रा पहले थी नहीं, तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद और क्या दिख रहा है बेटा आपको, और सर ना हमें बैलेंस शीट में ना लॉस दिख रहे थे, वो भी दो टाइप के लॉस, गुडविल एंड पीएनएल। तो बेटा जो लॉस हमें दिख रहे हैं, इन लॉसेस को भी हम अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो लॉस बांटोगे तो किसके बीच में बांटोगे, आभा विनय के बीच में। तो बांटिए बेटा, गुडविल 10,000 से बांटोगे और पीएनएल 5,000 से बांटोगे, और क्योंकि ओल्ड रेशो इक्वल है तो आधा आधा बढ़ जाएगा। गुडविल को दोगे बेटा एज अ लॉस, तो पार्टनर्स की कैपिटल घट जाएगी, 5,000 रुपए से आप दे दोगे। पीएनएल का लॉस भी दोगे बेटा, 5,000 का था, आधा आधा दोगे तो 2,500 ये लॉस भी आपने पार्टनर को दे दिया, इनसे इनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। फिर बेटा सिक्स पॉइंट आता है, क्या कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा था, द आंसर इज यस बेटा। चित्रा जो स्टॉक है हमारा 8,000 का, यानी 8,000 रुपीज का, उसे आभा और विनय लेकर जा रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है इक्वल। तो मेरे बच्चे यहाँ पर स्टॉक लेकर जा रहे हैं, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि मैं आपको खुद समझाना चाहता था बेटा। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक, और आभा का जो कैपिटल है वो कितने से कम कर देंगे, 4,000, विनय का भी कर देंगे 4,000, क्योंकि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी 1:1 में लेकर चले गए। बोलो क्लियर है? और क्योंकि इन्होंने बिजनेस का एसेट तो ये लेकर गए हैं, पर बिजनेस को कोई पैसे नहीं दिए बेटा, तो बिजनेस चुप नहीं रहेगी, बिजनेस इनकी कैपिटल क्या कर देगी, कम कर देगी। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब करना कुछ नहीं है, 6 के 6 पॉइंट आपने कर दिया बेटा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट था बेटा आपका लुकआउट बैलेंस शीट, जहां से आपने प्रॉफिट और लॉस देखे। सिक्स पॉइंट बेटा आपका था कि कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर जा रहा, और यस एसेट लेकर जा रहे थे, तो आपने कैपिटल कम कर दी, आभा भी नहीं की। अब बेटा आप डैम श्योर हो कि आप कुछ भूले नहीं, आपने 6 के 6 पॉइंट यहाँ डाल दिए हैं। अब आपने प्लस माइनस करना है और सिंपल अपना एडजस्टेड कैपिटल निकालना है आभा विनय का। चित्रा को तो बेटा अभी कैपिटल निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी कैपिटल अभी हमें पता नहीं है, तो अभी हमने डैश कर रखा है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आइए और देखिए प्लस करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी और डेबिट साइड छोटी होगी बेटा। तो देखो क्रेडिट का टोटल कितना है, 65,000 आभा का, और विनय का कितना है, 40,000। तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल भी है।
बट डेबिट का टोटल आभा का 65 नहीं आ रहा होगा, विनय का भी 40 नहीं आ रहा होगा, तो जो बैलेंस होगा वो क्लोजिंग बैलेंस यानी एडजस्टेड कैपिटल माना जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं बेटा, तो मैं निकाल लेता हूँ। 65,000 में से अगर हम माइनस करते हैं 14,000, माइनस करते हैं 5,000, माइनस करते हैं 2,500, माइनस करते हैं 4,000, तो इट विल बिकम 39,500। ठीक है, मैं इसे येलो कलर से लिख देता हूँ, आपको पता रहेगा 39,500। ओके, और वैसे हम विनय का भी निकालेंगे। 40,000 में से माइनस करेंगे 14,000 माइनस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 4,000, तो ये आएगा बेटा 14,500। ठीक है, तो ये आ गई बेटा आभा और विनय की एडजस्टेड कैपिटल। और जैसे ही आपको एडजस्टेड कैपिटल पता चली, क्योंकि इसमें आपने सारी इनकम एंड एक्सपेंसेस लेस कर दी हैं कैपिटल में, तो ये आपकी जो कैपिटल बची एडजस्टेड कैपिटल है। इसको बेटा कॉपी करेंगे और अपने वापस वर्किंग नोट में आ जाएंगे। तो बताइए, एक की कैपिटल कितनी आई थी 39,500, और एक की आई थी आई थिंक सो 14,500, है ना। ठीक है, तो यही तो आई थी ना 39,500 एंड 14,500, तो हमने कॉपी किया और देखो बेटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप बस इनको ऐड कर दीजिए, तो 39,500 प्लस 14,500, तो इन दोनों को बेटा हम ऐड करते हैं, तो ये आता है 54,000 इंटू 4/3। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इंटू 4 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, तो बेटा ये आएगा ₹72,000। तो आपको पता है पूरे नई फर्म की कैपिटल कितनी आ गई बेटा, 72,000 आ गई। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये पता चल गया हो। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, ये जो नई कैपिटल आई है ना पूरे फर्म की, इसे सारे पार्टनर्स के बीच में हम बांट देंगे न्यू रेशो में। जितने भी पार्टनर्स है, ऑल पार्टनर्स, हमें चित्रा के बीच में भी बांटनी है बेटा, क्योंकि हमें चित्रा की कैपिटल नहीं पता। तो हम सारे जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में नई कैपिटल बांटेंगे न्यू रेशो में। ठीक है, तो अगर हम करते हैं कैलकुलेट, तो 72,000 इंटू 3/8, ये आएगा बेटा 27,000। देखो निकल कर आगे ना। और अगर हम विनय की निकालें तो इसके भी सेम आएगी 27,000 बेटा, और 72,000 इंटू 2/8 करें तो ये आएगा 18,000। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? क्या आपको बात समझ में आती है? नई कैपिटल आ गई। अब जैसे ही नई कैपिटल आई है बेटा, तो हम क्या करेंगे कि हमें अब चित्रा की भी कैपिटल पता चल चुकी है 18, और इसकी क्लोजिंग भी कितनी आ जाएगी 18। देख रहे हो अब कितना आसान है, देखो ये पता चल गया। क्योंकि चित्रा की कैपिटल में कुछ और अभी प्लस नहीं होगा ना माइनस होगा, तो उसकी क्लोजिंग भी उतनी आएगी एडजस्टेड 18। अब बेटा यही जो एडजस्टेड कैपिटल है, इसको हम आगे ब्रॉट डाउन करेंगे, क्योंकि हमें कैपिटल एडजस्ट भी करनी है। तो यह आ जाएगा 39,500 एज इट इज, ब्रॉट डाउन बैलेंस 14,500 एंड 18,000। और अब आप मुझे बताइए कि नई कैपिटल कितनी आ रही थी, नई कैपिटल। तो नई कैपिटल आभा, विनय और चित्रा की आई 27,000 एंड 18,000। कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो 27,000, 27,000 एंड 18,000। अब बस आप मुझे ये बताइए कि आभा की, पहला कॉलम आभा का है ना, तो आभा की एडजस्टेड कैपिटल बड़ी है कि न्यू कैपिटल, यानी इसको हम ओल्ड कैपिटल भी कह सकते हैं एडजस्टेड को। ठीक है, तो ओल्ड कैपिटल बड़ी है कि न्यू कैपिटल बड़ी है? सर ओल्ड बड़ी है, तो दोनों तरफ पता है कितना बैलेंस आएगा 39,500, और डेबिट में भी 39,500। फिर बताइए विनय की ओल्ड कैपिटल बड़ी है कि न्यू कैपिटल बड़ी है? सर न्यू कैपिटल, तो 27,000 डेबिट का बड़ा है, तो क्रेडिट में भी 27 आएगा। और बताइए चित्रा की, सर चित्रा की तो दोनों तरफ सेम ही है, क्योंकि उसकी कैपिटल एडजस्ट नहीं होगी, तो उसकी दोनों तरफ सेम आएगी। बोलो क्लियर है? आंसर इज यस। अब आप मुझे बताइए कि आभा की पुरानी कैपिटल थी 39,500, बट नई कैपिटल कितनी करनी है उसे 27। तो बताइए आभा की कैपिटल कम लगी हुई थी बिजनेस में कि ज्यादा? सर आभा की कैपिटल तो ज्यादा लगी हुई, क्योंकि उसकी पुरानी कैपिटल कम है और नई कैपिटल
सॉरी पुरानी कैपिटल उसकी ज्यादा है और नई कैपिटल उससे करनी कम है, तो उसकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई, यानी सर इसकी कैपिटल सरप्लस में है। यस, इसी को ही सरप्लस कहते हैं कि इसकी कैपिटल सरप्लस में लगी हुई है। और ये अपनी कैपिटल में बेटा कुछ घर लेकर चले जाएगी, जिसे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में बैंक है तो हम बैंक से एडजस्ट करेंगे और इसको लिख देंगे, ये कैपिटल करेंगे विथड्रॉ। ठीक है, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो बताइए क्या बैलेंस निकाल सकते हैं सारे बच्चे? 39,500 में से 27,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा ये? सर ये आना चाहिए 27,000, यह आएगा 12,500। यानी आभा अपने घर कितनी कैपिटल लेकर चले जाएंगे बेटा? 12,500 की कैपिटल लेकर चले जाएंगे। बोलो क्लियर है? और अगर मैं बात करूं विनय, तो बेटा विनय की जो पहली कैपिटल थी वो कितनी थी? ओल्ड कैपिटल एडजस्टेड 14,500, बट उसे न्यू कितनी करनी है? 27। तो यानी इसकी पहले कैपिटल कम थी बट इसे अब कैपिटल नई कैपिटल ज्यादा करनी है। मतलब इसकी कैपिटल ना डेफिशिएंसी में थी, इसकी कैपिटल कम थी, मतलब ये और कैपिटल लेकर आएगा। और कितना लेकर आएगा निकाल सकते हो ना? 27,000 में से 14,500 लेस कर दीजिए, तो यह आएगा 12,500। इसका मतलब है कि जो विनय है वो घर से कितनी कैपिटल लेकर आएगा बेटा बिजनेस में? 12,500। तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सॉरी ये एडिशनल होगा ना, एडिशनल ऑफ कैपिटल की और कैपिटल लेकर, ठीक है, क्योंकि इसकी कैपिटल डेफिशिएंसी में थी। बस बेटा इन्हीं को ही कहते हैं, दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो आभा कैपिटल लेकर गई, ठीक है, ड्यू टू द चेंजेस इन कैपिटल, क्योंकि उसकी ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल कुछ और थी बट न्यू कुछ और, तो इसी को हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आभा कैपिटल लेकर गई है तो विनय 12,500 की कैपिटल लेकर आए हैं, तो इन्हीं को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। और इन सब का इम्पैक्ट अब आपके बैंक अकाउंट में भी होगा। तो देखो मैंने यहाँ साइड में ही बैंक अकाउंट बना रखा है, बट आप पार्टनर्स कैपिटल के नीचे बनाइएगा। मैंने एक ही पेज में खत्म करने की कोशिश करी है, इसलिए साइड में ही बैंक अकाउंट बना दिया बेटा। अब आप बताइए बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होता है मेरे बच्चे? एसेट। एसेट्स जितने बढ़ते हैं ना बेटा, फेवरेबल बैलेंस एसेट का होता है डेबिट। एसेट का नेचर ही डेबिट है, तो जितना एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा और जितना एसेट घटेगा, बैंक बैलेंस घटेगा, वो क्रेडिट होगा। क्या आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी बैंक था? द आंसर इज यस, 15,000 से बैंक बैलेंस था, तो ऑलरेडी था, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप खुद देखो ना, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था? क्रेडिट से, क्योंकि ये लायबिलिटी अकाउंट था, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट नेचर था। बट ये एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट का डेबिट नेचर होता है बेटा, इसलिए डेबिट से स्टार्ट हुआ 15,000। बोलो क्लियर हो गया? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा 15,000। और कहाँ से आया पैसा आ रहा है बेटा? देखो और आ रहा है हमें चित्रा की कैपिटल। चित्रा की कैपिटल से कितना पैसा आ रहा है बेटा? 18,000। तो इससे हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और हमने देखो टू चित्रा कैपिटल कर कर कितना लिख दिया? 18,000। और चित्रा अपने साथ क्या लेकर आई बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। याद है ना क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो चित्रा अपनी गुडविल कैश में ला रही थी, और चित्रा की गुडविल हमने वर्किंग नोट में निकाल ली थी कि चित्रा अपने साथ गुडविल कितना लेकर आ रही है बेटा? 5,000 लेकर आ रही है। तो बेटा 5,000 की अगर वो गुडविल बिजनेस में ला रही है कैश में, तो इससे बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और 5,000 का बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। फिर हमें ये देखना और कहाँ से पैसा आया, तो और कहाँ से आया? देखो चित्रा कैपिटल लाई, वो लिख दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल लाई थी, वो लिख दिया। फिर और कौन लाया पैसा? और लाया विनय, 12,500। याद है विनय की कैपिटल कम थी तो वो और पैसा ला रहा था, और कैपिटल लगा रहा था बिजनेस में, तो इससे बिजनेस के पास पैसा आया होगा टू बिजनेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 12,500। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल, और लेकर ले, ठीक है। अब विनय लेकर आया था तो आभा लेकर गई थी, अगर आपको याद हो तो बेटा, बाय आभास कैपिटल अकाउंट। ओके, ब्रैकेट में लिख दो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो कितना पैसा लेकर गई बेटा? वो 12,500। तो उससे हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस कम होगा, तो क्रेडिट साइड में आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 12,500 हमने लेस कर दिया। अब आप बताइए कि इतना ही था बस, और तो कहीं से भी पैसा आ नहीं रहा, जा रहा है, यही हुआ बेटा। ज्यादा से ज्यादा एक जगह पैसा और जा सकता था, अगर आभा और विनय अपनी गुडविल लेकर चले जाते, तो लेकर जाते थे टू बैंक करके, हम उनको पे भी कर देते, टू बैंक करके पे कर देते, बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं था कि वो अपनी गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं,
दैट्स वाई कोई और पैसा यहाँ पे गया नहीं है, बस बेटा इतना ही है। अब आप बताइए कौन सी साइड बड़ी है, क्या लगता है? सर हमें तो लगता है बैंक एसेट है और एसेट की डेबिट ही साइड बड़ी होनी चाहिए, तो यस, डेबिट ही साइड बड़ी होनी चाहिए और वो होगी भी बेटा। तो अगर आप टोटल करेंगे 15,000, 18,000, 5,000, 12,500, तो ये बेटा बैंक बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस आएगा वो आएगा 50,500। तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वो भी 50,500 हो जाएगा। बट देखो क्रेडिट में ना कहीं भी बैलेंस 50,500 नहीं आ रहा, क्योंकि क्रेडिट में तो 12,500 है, पैसा गया ही कितना, 12,500। तो अंत में कितना बच गया बेटा, 50,500 में से लेस कर दोगे 12,500, तो ये बचेगा 38,000। ओके, तो इट मीन्स कि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ बेटा उस दिन बिजनेस का बैंक बैलेंस कितना हो चुका है, 38, और इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर भी है, ये आपने कैलकुलेट किया। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? दैट्स योर पॉइंट एंड दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। अब आप आराम से बैठ के बना सकते हैं अपनी बैलेंस शीट। मुझे बताइए बैलेंस शीट में जो न्यू कैपिटल आई है आभा विनय की, वो कितनी निकाली थी बेटा हमने, 27, 27, 18। तो यहाँ पर बस हम कॉपी करेंगे, आभा की ये 27, बेटा मैंने ABC लिख दिया बट आपको प्रॉपर नेम लिखना है, ठीक है? 27, 27 एंड 18,000, ठीक है? कितना आ रहा था टोटल करके, ये आ रहा था आपके पास 72,000, ठीक है? तो देखो पहले हमने कैपिटल लिख दी आभा विनय चित्रा की, ठीक है? और अब इसके बाद हम लाइबिलिटी साइड देखेंगे कि और कौन सी लाइबिलिटीज है। तो हमारे पास और लाइबिलिटीज कौन सी है बेटा, क्रेडिटर्स हैं, EPF हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे बेटा, तो ये एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है? क्रेडिटर्स 13,000 के, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है? ये कितने थाउजेंड से था, 8,000 से, है ना? ये भी हमने लिख दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा नहीं, ये प्रॉफिट था और इस पे कोई क्लेम नहीं आया बेटा। आता तो उतना लेस कर देता, जो बचता बांट देते पार्टनर्स के बीच में, बट यहाँ तो कोई क्लेम ही नहीं आया, तो हमने सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया था। तो बेटा जब हम ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल में वर्कमैन कंपनसेशन जब बांट चुके हैं, तो अब ये दोबारा नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है? एसेट साइड की बात करें, और एसेट साइड में क्या है बेटा, हमारे पास इन्होंने पहले हमें करंट एसेट्स दिए हैं, बट हम पहले करंट नहीं, पहले फिक्स एसेट लिखेंगे बेटा। ट्राई करेंगे नॉन करंट एसेट्स लिखिए, ऐसे एसेट्स जो आपके पास 1 साल से ऊपर के लिए रहेंगे। तो हमारे पास है बेटा प्लांट एंड मशीनरी, एक ही दिख रहा है क्योंकि ये दोनों तो लॉसेस थे बेटा, इनको राइट ऑफ कर चुके हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी को हम लिखेंगे बेटा, और क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी प्लांट एंड मशीनरी 60 से कितनी हो रही है बेटा, 32। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ना बेटा मैं सीधा आउटर कॉलम में नहीं लिखूंगा, मैं प्लांट एंड मशीनरी लिखूंगा पहले इनर कॉलम में, कि पुरानी बैलेंस शीट में 60,000 था, लेस करेंगे रिवैल्यूएशन की वजह से हमारी प्लांट एंड मशीनरी कम हुई है, क्योंकि रिवोल्यूशन मेन कारण था। वैसे तो डेप्रिशिएट हुई होगी, बट अकाउंट किसके थ्रू, हम किस अकाउंट के थ्रू लेस कर रहे हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू। तो 28,000 से बेटा हमारी मशीन डाउन हो गई, और हमारी मशीन की वैल्यू अब कितनी रह गई, बस 32,000। तो हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। इसके बाद बेटा बस और कोई हमारे पास नॉन करंट एसेट है नहीं, अब हम करंट एसेट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले लिखते हैं हम अपना स्टॉक। स्टॉक में भी चेंजेस हो रहे थे अगर आपको याद हो तो। स्टॉक था 10,000 का, बट माइनस करेंगे, कुछ तो आभा लेकर गई हैं, आभास कैपिटल अकाउंट, कुछ विनय लेकर गए हैं, याद है ना, इक्वल रेशो में 8,000 के स्टॉक को, तो विनय इस कैपिटल अकाउंट। तो आभा 4,000 से लेकर चली गई, विनय भी 4,000 से लेकर चली गई। बताओ स्टॉक की वैल्यू कितनी बच गई, 2,000। पर 2,000 का स्टॉक हमारा 2,500 का हो गया था, अगर आपको याद हो तो। कितने का हो गया था, 2,500 का। रिमेनिंग स्टॉक जो 2,000 बचा वो 2,500 का हो गया था। तो 500 से हमें फायदा भी हुआ था, तो वो रिवैल्यूएशन के थ्रू हुआ था, तो प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट। और 500 से हमने अपना स्टॉक बढ़ा दिया, जो कि 2,500 हो गया। इसके बाद बेटा हमारे पास है डेटर, हम लिखेंगे डेटर। डेटर थे बेटा हमारे पास 22,000 के, बट लेस कर देंगे बैड डेट, ठीक है? और बैड डेट कितने के हो गए बेटा, 1,500 रुपए के। और हमारे नेट डेटर्स अब कितने हो गए, 20,500। सर प्रोविजन कहाँ गया बेटा, प्रोविजन शहीद हो गया आपका।
इस बैड डेट को झेलने में, तभी तो आपको रिवोल्यूशन में नुकसान कितने का हुआ बताओ? तभी तो रिवोल्यूशन में नुकसान बैड डेट का 500 हुआ ना। जब आपने 1000 रुपए का डेटर कैंसिल कर दिया 1500 के बैड डेट के साथ, तभी तो आपका नुकसान 500 का हुआ। पर बेटा जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट हमें ओवरऑल पोजीशन बताती है बिजनेस की। तो हमें यहाँ पे ना ओवरऑल पोजीशन बतानी होती है। तो डेटर तो हमारे पास 22,000 के हैं, पर कितने डेटर पैसे देने से मना कर रहे हैं? 1500। तो अब तो हमें कितने डेटर से पैसा मिलेगा? 20,500। तो यहाँ पे तो हमें बैड डेट पूरा ही लेस करना था, क्योंकि डेटर तो हमारे कितने से लेस हो रहे हैं? 1500 से। डेटर हमें कितने मना कर रहे हैं? 1500 से। हाँ, नुकसान बस कितने से हुआ? 500 से, क्योंकि 1000 रुपए का नुकसान हमारे प्रोविजन ने झेल लिया, इसलिए प्रोविजन गायब हो गया और बैड डेट लिखा 1500, डेटर लेस कर दिए बेटा, और नेट डेटर शो कर दिए 20,500। और फिर बताइए हमारे पास बैंक बैलेंस कितना रह गया बेटा? तो हमारे पास बैंक बैलेंस रह गया, बैंक अकाउंट, हमारा बैंक बैलेंस अपडेट होकर बेटा हो चुका है ये कितना? 38,000। याद है ना, हमने अपना बैंक बैलेंस अपडेट कर दिया 38। तो ये 38 हो गया, ठीक है, 38। अब देखो सारे एसेट्स आप लिख चुके हो पुरानी बैलेंस शीट से, सारे एसेट्स लिख चुके हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ लिख चुका हूं, तो मुझे अब इसका टोटल कर लेना चाहिए। बट मैं आपको बार बार ये बोलते रहता हूँ कि आप अपने रिवोल्यूशन अकाउंट को एक बार क्रॉस वेरीफाई करिए। आप जाकर देखिए कि आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी एडजस्टमेंट्स हुई है बेटा। तो हमारे पास एडजस्टमेंट जो हुई है रिवोल्यूशन में, वो 3 एडजस्टमेंट हुई है। लॉस तो बेटा हमारा खुद का बैलेंस था, तो ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा। एडजस्टमेंट हमारे पास 3 ही है, एक बैड डेट की, एक प्लांट एंड मशीन और एक स्टॉक। तो आप मुझे बताइए, ये तीनों एडजस्टमेंट मैंने करी होंगी बेटा। तो पहली एडजस्टमेंट मेरी मशीन में हो गई, दूसरी एडजस्टमेंट मेरी स्टॉक में, तीसरी मेरी बैड डेट में हो गई। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और अगर कोई बच्चा ये इस बात पे अभी भी फंसा हुआ है कि सर बैड डेट आपने दिखाया कितने रिवोल्यूशन में? 500, पर आप डेटर से कितना लेस कर रहे हो? 1500। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि जो रिवोल्यूशन में बैड डेट दिखाए गए हैं वो नुकसान के कंटेक्स में दिखाए गए हैं। नुकसान मुझे 500 हुआ है, क्योंकि 1000 रुपए का जो बोलते हैं ना कि नुकसान था, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ने झेला, इसलिए मुझे नुकसान सिर्फ 500 रुपए से ही हुआ। बट जब मैं बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बैलेंस शीट में मुझे डेटर तो 1500 से ही लेस करने, क्योंकि डेटर अगर मुझे आकर कह रहे हैं कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपके पैसे नहीं दे सकते, तो हमें बैलेंस शीट से डेटर 500 रुपये थोड़ी लेस करने होंगे, पूरे 1500 लेस करने होंगे। तो हम जब बैलेंस शीट शो करते हैं ना, तो पूरी ओवरऑल पोजीशन शो करते हैं। तो डेटर की पोजीशन क्या है अब? 20,500। इसलिए हमने डेटर में बेटा 1500 रुपये लेस करने ही थे। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, स्क्रीन में दिए हुए नीचे नंबर पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब देखो मैं सारी एडजस्टमेंट कर चुका हूँ, एक प्लांट एंड मशीनरी में, एक स्टॉक में, ठीक है, और एक अपने डेटर में। तीनों के तीनों एडजस्टमेंट हो चुके, तो अब मैं टोटल कर सकता हूँ। और अगर मैं अब टोटल करूँ बेटा, तो ये आएगा 72,000 प्लस 13 प्लस 8,000, तो ये आ रहा है 93। एसेट साइड का टोटल भी यही आना चाहिए बेटा, 32,000, 2,500, 20,500 और 38,000। यहाँ का भी टोटल यही आ रहा है बेटा, 93,000। तो इसी के साथ बेटा आपकी बैलेंस शीट भी हो गई टैली, और इसी के साथ हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हुआ। तो चाहें तो आप ये आंसर बेटा नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। ये है आपका वर्किंग नोट, ठीक है, आप कॉपी कर लेना। ठीक है, ये है आपका रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, और ये है आपका बैंक अकाउंट, और ये है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कॉपी कर लिया होगा, है ना? और क्वेश्चन तो शायद आपने कॉपी कर ही लिया होगा बेटा, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और बेटा मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई कमी बेसी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बेटा एडवाइस रखना। मैं इम्प्रोवाइज़ करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इन वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करें जो बच्चे अकाउंट्स में एक अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं। थोड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मैं आपकी लाइफ में और उन बच्चों की लाइफ में कर पाया, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं अपने लिए मानूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मेरे बच्चे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।
जो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 2 के ऊपर ही होगा। वहां पे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। टाटा बाय बाय, से